अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूं एक शो लेके। आज के शो में एक बड़ी जबरदस्त बात आपको बताएंगे और वो बात यह है कि जी हासिदीन से बचना चाहिए। आप कहेंगे ये बात तो हमें मालूम थी, लेकिन आज ये बात मैं स्पेशली क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आपका दुश्मन तो दुश्मन है, आपको पता होता है ये तो दुश्मन है ही, लेकिन जब कोई अपना हसद करने लगे और वो अपना ऐसा हो कि अपना रह ही ना जाए तो फिर तकलीफ भी होती है। मैंने ये देखा जब पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आई कि पाकिस्तान का ये सैफ अफ्रीकी मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, सऊदी अरब का और तुर्किया का, जिस पे पूरी दुनिया हैरान थी, सब तारीफ कर रहे थे। वहां पे हमारे कुछ लोगों को तकलीफ शुरू हो गई और वो लोग हैं जो दावा करते हैं अपना ताल्लुक पीटीआई से होने का और ये सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और ये ज्यादातर मुल्क से बाहर हैं। इन लोगों ने वही हरकत शुरू कर दी जो मैं तो कम से कम इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये नहीं था कि इस हद तक ये जाएंगे। इन्होंने भी इस मुआहदे को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया कि ये कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जहां जहां पाकिस्तान की तारीफ होती है वहां वहां इन्हें तकलीफ होती है। इसीलिए इन्हें मैं पाकिस्तानी सहाफी नहीं, इन्हें मैं भारतीय सहाफी कहता हूं। चाहे वो आफ्ताब इकबाल है, चाहे वो इमरान रियाज है, जो भी नाम है, जितने भी नाम इसमें आप ले सकते हैं, आप जानते हैं ये सब लोग कौन है। लेकिन इन लोगों को अब शर्म आनी चाहिए कि जब पाकिस्तान में खुशी आ रही है, 14 अगस्त करीब आने वाली है, अगस्त का महीना है, हमारी आजादी का दिन भी करीब है, हमने उसे मनाना भी है, जब हमारी खुशियां दोबाला होना चाहिए, वहां आप क्या कर रहे हैं? वहां भी आपको यह याद आ रहा है कि आपने पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है। पाकिस्तान में खुशी आ कैसे जाए, आपसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत माजरत के साथ कि आपको अपनी सोच के ऊपर सोचना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं लग रहे इस वक्त। बहरहाल जी, ये तो मैंने वैसे आपको एक बात कर दी, मुझे याद आई है एक छोटी सी स्टोरी इसके ऊपर। आप सुन चुके होंगे, पुरानी कहानी है लेकिन बहुत रेलेवेंट है इसके ऊपर कि जब कोई अपना हसद करता है तो क्या होता है। एक खातून थी तो उनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जो काफी पहुंचे हुए थे, बुजुर्ग थे, और लेकिन उनकी जो बेगम थी उनकी करामात को मानती नहीं थी। वो कहती थी आप कुछ भी नहीं हो, फलाना ये है, फलाना वो है। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जी कोई हवा में फ्लाई की और घर के ऊपर से गुजरे तो उनकी बेगम साहबा ने देख लिया। अब वो रात को घर वापस आए खुश होके कि भाई आज तो फिर मैं बताऊंगा कि वाकई में कुछ हूं और तुम इस चीज को मानती नहीं हो। तो खातून खाना से जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी कि क्या हाल है, तबीयत शबीयत पूछी, तो उन्होंने आगे से कहा कि आप भी कुछ हैं। पहुंचा हुआ शख्स तो वो था, मैंने देखा हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। तो आगे से उन्होंने कहा जी मैं ही था। तो जवाब आया अच्छा, तभी टेढ़े उड़ते जा रहे थे। तो ये वाला मसला है हमारे इन लोगों के साथ कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इन लोगों को लगता है टेढ़े उड़ रहे हैं। बहरहाल जी, अब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो हमारा वीलॉग जो है जी वो होगा यहां से स्टार्ट के जी। ईरान की नीयत ठीक नहीं है, पाकिस्तान हाई अलर्ट है, ये आपको सिचुएशन बताएंगे क्या है। फिर आपको बताते हैं जी भारत के हवाले से एक पूरा चैप्टर है। एक तो भारत कह रहा है हम आपको देख रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसी की तैसी तुम्हारी देखने की, हम आपको देखते हैं यहां पे। फिर जी उनकी एक एक्ट्रेस है कंगना रनावत, उन्होंने एक बयान दिया था, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत के इसके अलावा भी बड़ी जबरदस्त खबरें हैं। मोदी साहब ने एक बहुत कमाल किस्म का काम किया था, उनके गले पड़ चुका है। अच्छा, ईरान का एटम बम चल गया है जी। अब ये क्या स्टोरी है ये आपको बताएंगे, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी होगी। फिर आपको ये बताएंगे यूएई की फिर शामत आ गई है, फिर हमला कर दिया ईरान ने। फिर आपको बताएंगे जी कि अमेरिका को एक और खौफनाक धमकी दे दी है और दूसरी साइड पे मुआहदे के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर आ गई है। तो ये तमाम स्टोरीज होंगी आज हमारे पास। एक बहुत ही तकलीफ दे स्टोरी भी है, वो पाकिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है ये भी आपको बताएंगे। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। और वीलॉग की डिटेल में जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं फायज जावेद। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं फायज जावेद कौन है, शायद लोगों को इल्म नहीं है, मैं बता देता हूं। फायज जावेद साहब जावेद चौधरी साहब के फर्जंद हैं और फायज साहब को बहुत शौक है इस चीज का कि इंटरनेशनल मीडिया को और इन चीजों को वो बहुत स्टडी करते हैं। तो उनसे एक दफा डिस्कशन हो रही थी, तो डिस्कशन में यही बात हुई कि आपको भी हम शामिल करते हैं और आपके पास जो स्टोरीज होती हैं, अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट भी है तो क्यों ना आप आके उसे कैमरे के ऊपर भी बताएं। तो मैं चाहूंगा कि फायज साहब भी कुछ अपने इंट्रो में कुछ लाइंस बता दें, कुछ ये बताएं कि आज आप हमें क्या बताने वाले हैं। जी फरूख साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं आपके साथ बैठ के आपसे सीख सकूं और उसे प्रेजेंट कर सकूं। अच्छा, हमारे पास 3 मेन स्टोरीज हैं आज की। सबसे पहली तो पासदाराने इंकलाब से रिलेटेड है। उनका कुछ बयान आया जिसने पूरी पिछले हफ्ते की जो खबरें थी उन सबको रद्द कर दिया। ठीक है, उन्होंने सब चीज को ही उलट कर दिया जो डील के बारे में थी। सेकेंडली हमारे पास एक स्टोरी है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पे और भी ज्यादा। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लगाए हैं सैंक्शंस, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वाली कंपनीज पे सैंक्शंस लगाए हैं, बहुत सारा कुछ किया जा रहा है।
थर्डली हमारे पास एक इंडिया से रिलेटेड स्टोरी है जो कि आपका वैसे ही फेवरेट टॉपिक है। उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन आईएएफ के विंग कमांडर थे जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से हनी ट्रैप किया गया और उनसे काफी सारी मालूमात हासिल की गई। ये उनका इल्जाम है, ये इल्जाम है, अभी तक इस पे कोई एक्सेप्टेंस या कोई बात सच नहीं हुई। इंडिया का इल्जाम है कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया विंग कमांडर को, और पाकिस्तान को वो डिटेल्स लीक करते थे। साथ ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की आपने जो बात की वो टुवर्ड्स द एंड हम लोग उसकी तरफ भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ, और वीलॉग की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हमारे व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक और टिकटॉक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो हमारे पास है कि ईरान की नीयत ठीक नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं? इब्राहिम रज़ाई साहब का कल बयान आया था, उस बयान के बाद डिस्कशन इस बात के ऊपर शुरू हो गई कि ईरान ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया इस मुआहदे पे। तो अगर देखा जाए तो बाबुल मंदब पे जो हो रहा है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और उसके पीछे ईरान के अलावा और कोई हो नहीं सकता। ईरान लाख ये कहता रहे कि सऊदी अरब का और जो हुतीज हैं इनका अपना मसला है, तो ऐसा है नहीं। आप ये हम जानते हैं कि ये ईरान की प्रॉक्सीज में से एक प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह के साथ भी ईरान होता है, हमास के साथ भी ईरान होता है, और हुतीज के साथ भी ईरान है। और ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी के बिहाफ के ऊपर सब कर रहे हो, आपको फंड भी कोई एक ही जगह से आ रहा है, तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली खुद मूव कर सकें। सऊदी अरब पे इनके हमलों का सिलसिला जारी है, और ये हमले अपने रोक नहीं रहे। कभी बाबुल मंदब में अटैक कर देते हैं, सऊदी अरब पे अटैक कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो यमन में फोर्सेज हैं उसके ऊपर अटैक किया, और जो पहला अटैक था उसके अंदर दर्जनों सोल्जर मारे जा चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब करने के बाद ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान खामोशी से बैठा रहे। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ पहले ही पैक्ट था, और अब तो तुर्की भी उसके अंदर शामिल हो चुका है। और जैसे कहते हैं ना, एक चीज रिफ्रेश हो जाती है, तो वो रिफ्रेश भी हो चुकी है। अब सिचुएशन ये है कि अगर बाबुल मुंदब का जो प्रॉब्लम है ये हल नहीं होता और हुतीज के अटैक बंद नहीं हो सकते, तो फिर ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी एनालिस्ट की तरफ से कही जा रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस जंग में शामिल होना पड़े। अब आप अगर गौर करें तो एक चीज ये भी समझ में आती है कि इन तमाम लोगों के अंदर इसराइली एजेंट्स भी मौजूद हैं, मोसाद के लोग भी मौजूद हैं। इसी वजह से ईरान की पूरी टॉप क़यादत को एलिमिनेट कर दिया गया था, क्योंकि जासूसी एक एक लम्हे की उनके पास थी। तो इस चीज को भी खारिजुल इम्कान नहीं कहा जा सकता कि जितनी भी प्रॉक्सीज हैं इनके अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों जो इस जंग को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल भी इस जंग को जारी रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अमेरिका इस जंग से निकल गया तो इसराइल अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। फिर इसी सिचुएशन को कंटिन्यू रखते हुए वो चाहेंगे कि यह मामला बिगड़ता जाए, और बड़े अरसे से पाकिस्तान को जंग में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सऊदी अरब एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव है, और पाकिस्तान हो सकता है कि फिर इस पॉइंट पे आ जाए और यहां तक मामला पहुंच जाए कि पाकिस्तान को खुद जवाब देना पड़ जाए। एक तो डिफेंस पैक्ट है, और सेकेंडली प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ें। लेकिन जब मुसलसल एक रिक्वेस्ट की जा रही है और उस रिक्वेस्ट को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया जाए, तो फिर थोड़ा सा बाज़ोक़ात सख्ती भी करनी पड़ जाती है। अभी तक कोई इस तरह की सिचुएशन बनी नहीं है कि अटैक हुआ हो, जवाब हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान को ड्रैग करने की कोशिश है, पाकिस्तान बचने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बाबुल मंदब में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ तो बंद किया हुआ है। बाबुल मंदब अगर बंद होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अमेरिका ऑलरेडी बैकफुट पर जा चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करारदाद आ रही हैं, जंग के खिलाफ करारदादें आ रही हैं, अमेरिकन को पैसे नहीं मिल रहे, उन्हें पैसे सैंक्शंस नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से अमेरिका फंस चुका है, और एक क्लियर विक्ट्री चाहता है ईरान अपने लिए, जिसे वो अपने लोगों में अनाउंस कर सके जाके। तो इस सिचुएशन में दबाव बढ़ाने के लिए बाबुल मंदब में यह चीज खारिजुल इम्कान नहीं है कि जो वहां के हौसी बागी हैं, हौसी बागी मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, पुराना वर्ड इनके लिए यूज किया जाता था, वहां के जो हौसीज हैं, ठीक है, इनके पीछे हो सकता है ईरान मौजूद हो, और इस चीज के ऊपर पाकिस्तान में एक परेशानी भी पाई जाती है। लेकिन जिस तरह से कंट्रोल पाकिस्तान ने सिचुएशन को पहले किया है, होपफुली दोबारा इसे कर लिया जाएगा। अब अगली जो सिचुएशन है वो आपको बताते हैं जी। भारत पे डिस्कस मैंने करना है, लेकिन उससे पहले हम ईरान पे आ जाते हैं कि ईरान का जो एटम बॉम्ब है वो चल गया। अब ईरान का एटम बॉम्ब क्या है जी? ईरान का एटम बॉम्ब इस वक्त जो उसने अपने लिए रखा हुआ है वो है आबनाए हुर्मुज़। आबनाए हुर्मुज़ पे उसने खींच के रख दिया सारों को। यूएई के ऊपर फिर हमला हो गया है वहां पे। अब यूएई ने शदीद एहतजाज किया है, तेल बरदार जहाज गुजर रहा था और उस पर मिसाइल हमला कर दिया गया है। अब सिचुएशन यह है कि यूएई ऑलरेडी बैकफुट पे मौजूद है। एक टाइम था कि जब यूएई चाहता था कि ईरान पे अटैक होते रहे, और फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई थी कि यूएई अटैक्स में इन्वॉल्व भी रहा, क्योंकि इसराइल के साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। लेकिन उसके बाद फिर यूएई खामोश था काफी अरसे से, और काफी अरसे से उसने अपनी डिमांड्स भी छोड़ दी थी कि हमला लाजमी करना चाहिए, और उसके बाद उसके सफारती ताल्लुकात भी बिल्डअप होने शुरू हो गए थे। ऑल्दो कि इनके जजीरों के मसाइल भी बड़े पुराने चलते हुए आ रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन बहरहाल ईरान के साथ इनका ताल्लुक बेहतर हो गया था। लेकिन अब
दोबारा इनके जहाज पे हमला कर दिया गया। अब जब किसी के आप जहाज पे हमला करते हैं तो उसका सादा सा मतलब यही होता है कि आपने उस मुल्क पे हमला कर दिया। अब बड़ा शदीद एहतजाज कर रहा है जो यूएई है और शदीद उसने मुजम्मत की है इस मामले में। और पासदारान की तरफ से जो बयान है वो भी आपको बता देता हूं कि अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमेरिका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत कबूल करने पर है। और वो कहते हैं जी इसका ओमान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ये बात तो खैर मैं नहीं मानता कि ईरान और ओमान के जो ताल्लुकात हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका की मंशा भी शामिल है, लेकिन एक साइड से अपने पब्लिक को भी थोड़ा सा फेस दिखाना है और दूसरी साइड से कि अमेरिका को धमकी भी लगाई जा रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि अमेरिका बैकफुट पे जा रहा है, लेकिन उसके बैकफुट पे जाने से एक खतरा बढ़ जाएगा। आप अभी याद रखिए कि अभी तक कन्वेंशनल वेपन यूज हुए हैं इस जंग के अंदर, ऐसा नहीं हुआ कि अनकन्वेंशनल वेपन्स को यूज किया गया हो। खुदा ना खास्ता ऐसे वेपन्स जिनकी डिस्ट्रक्शन इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, वो वेपन्स मौजूद हैं अमेरिका के पास। लेकिन जाहिर सी बात है उसे चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जब आप चॉइस ही ना छोड़ेंगे किसी के पास, नेगोशिएशन का हमेशा यह तरीकाकार होता है कि आपने इतना किसी को दीवार से नहीं लगा देना कि वो अपने आखिरी हथियार को इस्तेमाल करने पर भी आ जाए। तो अभी कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि जो पासदारान है वो अमेरिका को रगड़ के बैठे हैं, तो उनके लिए जो उनका एटम बम है जो सबसे बड़ा, जो उन्हें अंदाजा भी नहीं था इस जंग से पहले, वो आबनाए हुर्मुज़ ही था। तो आबनाए हुर्मुज़ के अंदर तो उन्होंने अपना काम दिखा दिया। उसके अलावा जी जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि वो कहते हैं जी कि मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं, आर्जी बैरी रास्ता होगा फिलहाल अभी जो है, और अमेरिका की खिलाफ वर्जियों पर मुआवजा भी देना होगा। अब ये दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जितनी उन्होंने खिलाफ वर्जियां की हैं, जो उन्होंने अटैक्स किए हैं, जो हमारे डैमेजेस हुए हैं, उन तमाम डैमेजेस को अमेरिका पे भी करेगा। डैमेजेस वो $300 बिलियन मांग रहे हैं इन डैमेजेस। जी जी, $300 बिलियन $300 बिलियन का एक बना था वहां पे, जिसमें यही कहा गया था वो सारे के सारे देने किसने थे, वो यूएई और बाकी ये खलीजी रास्ते जो थे सब ने पे करना था। अमेरिका एक रुपया नहीं दे रहा था उसमें। बट प्रॉब्लम यह है कि ये तमाम मामला जब तक चल रहा था, उसके बाद अचानक ईरान को याद आया कि मैंने तो जी कतर के टैंकर्स पे भी अटैक करना। इन्होंने कतर पे अटैक करके, एक मीडिएटर पे अटैक करके पूरा बेड़ा गर्क कर लिया। वो जो पहले 14 नुकात थे वो सारे के सारे नुकात इनके हक में थे। ठीक है, बहरहाल वो मामला खराब हो गया सारा। अब सिचुएशन दोबारा फिर वहीं पहुंची हुई है। जो चीज पहले खुली रही थी, हाँ, उसे वापस उन्होंने पेंडोरा बॉक्स को दोबारा से खोल दिया है। और वो वही कह रहे हैं दो चीजें। वैसे जो इनकी और रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारे फ्रोजन एसेट्स जो हैं ईरान के, उन्हें रिलीज कर दिया जाए और ब्लॉकेड यूएस की तरफ से हटा दिया जाए हुर्मुज़ पे। ये दो शराइत उन्होंने वैसे मेनली रखी। अब आप ये देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसने खुली हुई आबनाए हुर्मुज़ को बंद करवाया। इससे पहले ईरान के कंट्रोल में नहीं थी, उसके कंट्रोल में नहीं थी, खुलवाया, फिर ईरान ने बंद किया। अब सारी दुनिया उसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा मेरे ख्याल से जो मेन इनका मकसद था कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाए, मेरे ख्याल से इस दफा यूएस की रिजीम ना चेंज हो जाए इस जंग की। ये बात आपकी ठीक है। अभी इनके इलेक्शंस भी सर पे हैं दूसरे, और दूसरा जितना प्रेशर आ चुका है, और सेकेंडली इस जंग से अगर एग्जिट करता है डोनाल्ड ट्रंप एक हारे हुए सदर के तौर पे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और जीतने का अब कोई रास्ता रहा नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी भी है। वो कभी भी अपने पूरे करियर को दांव पे नहीं लगाएगा। वो कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि जिसमें कोई नुकसान बहुत बड़ा हो। बेनिफिट के लिए इतने बड़े हथियार इस्तेमाल करना मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई भी इजाजत देगा, या ग्लोबली सारे मुल्क उसमें जंप इन कर जाएंगे। कि इस जंग की इजाजत उसे किसने दी थी? ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो सुनता किसकी है? ठीक है, मुझे लगता है हमारे सिर्फ फील्ड मार्शल की सुनता है और किसी की नहीं सुनता। अच्छा चलें, अब आते हैं अपनी ये ईरान के हवाले से कुछ खबरें थी। अमेरिका को भी उन्होंने धमकी दे दी है जी, और किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। ये बाबुल मंदोब जो वो समझते थे कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब उन्हें ये पता चला हमारा असल एटम बम तो ये है, हमें तो एटम बम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर जो हमने देनी है, मेरे बड़े दिल के टॉपिक ये करीब होता है जी हमेशा से। मैंने कल एक बात की थी, पेपर एक्स एक मिर्च है जो दुनिया की सबसे तेज तरीन मिर्च है, और उसे खाना ही तकरीबन नामुमकिन है। खाली खाएंगे तो आपकी जान जा सकती है। मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी। इवन हाथ में पकड़ना, बेयर हैंड्स में खाली नंगे हाथ पे पकड़ना मुश्किल है, एलर्जी हो सकती है आपको। वो दो मिर्चों का क्रॉस है, दो मिर्चों के क्रॉस से बनी है। ये नेचुरल मिर्च नहीं है। पेपर एक्स आप चेक कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको इसे देख के। पेपर एक्स जो दो मिर्चों का क्रॉस जिससे बनी है, उसमें से एक मिर्च पाकिस्तानी है। ये मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं। और जो मिर्च पाकिस्तान ने इसराइल को और इंडिया को लगाई है वो पेपर एक्स से बहुत ताकतवर है। तो जहां भी मिर्च लगती है वहां हमारा हाथ मौजूद होता है। तो फिलहाल आते हैं उन मिर्चों की तरफ जो हमने भारत को लगाई हैं। पहले कुछ मोटी चीजें बता देता हूं, उसके बाद फिर बड़ी जबरदस्त डिटेल्स भी कुछ हमारे पास हैं। भारत जो है ना, एक तो जी हो गया पाकिस्तान का मुरीद। उनके जो चैनल्स हैं, अब होता है ना कि आप कितनी दफा निगेट करेंगे, कितनी दफा कहेंगे नहीं जी ये तो गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो है ही बुरा। अब इंडिया टुडे की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। इंडिया टुडे क्या कह रहा है? पाकिस्तान
के फायदे गिनवाने लग गए हैं जी कि मुआहदा बहुत अहम है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मुश्तरका दिफाई पैदावार होगी अब इनकी, और पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजबूत होगी, तुर्किया की ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होगा, सऊदी अरब का पैसा होगा। तो लग एक दफा आ गई है वहां पर, लेकिन वो मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं जी, वजीर खारजा रणधीर जायसवाल साहब ने क्या कहा। मुआहदे पर गहरी नजर है, मक्का दिफाई ज्वाइंट मुआहदा से पे हमारी गहरी नजर है और हम मीडिया को आगाह करते रहेंगे। अब एक बात आप याद रखिएगा, ये जो भारत है, ये मतलब इसकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जो है, जिसे मैं नरेंद्र मोदी साहब भी कहता हूं, बहरहाल बड़ा रॉन्ग वर्ड है, जब मैं सोलो कर रहा होता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर रखूं। ऐसी शरारतें मैं ज्यादातर चौधरी साहब के मौजूद होते हुए ही करता हूं। तो ये साहब पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा, जैसे आपने देखा पिछले दिनों जो एक साल में पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है इंडिया को धूल चटाने के बाद, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत बड़ी है और उसके पीछे सीधा सीधा इंडिया है और इसराइल है। और जाहिर सी बात है, ये दोबारा उसी चीज को पंप करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इंटरनली वीक किया जाए। मोर हमेशा अपने पैर देख के रोता है, याद रखिएगा। मोर बहुत खूबसूरत है ऊपर से, लेकिन जब अपने पैर देखता है कि हमारे दरमियान में इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो हमें तकलीफ भी होती है। और इसी तरह के लोगों को ये इंडिया और इसराइली जो है ये यूज भी करते हैं, चाहे वो आजकल डिजिटल वॉरफेयर चल रही है उसके ऊपर देख लें। तो अभी जो है पाकिस्तान को इस हवाले से अलर्ट भी है, पाकिस्तान को पता है ये गुस्से में आके, हसद में आके क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जी, आपने हम पे नजर रखी हुई है, ऐसी की तैसी आपकी और आपकी नजर की, बस नजर लगा ना देना, बाकी खैर है, ठीक है। हम आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। और आप ये जो बयानिया है ना, आपका नजर रखी हुई है, आपको पता है इस तरह के वर्ड कौन यूज करता है? इस तरह के वर्ड यूज करता है अमेरिका, रशिया, चाइना, सुपर पावर्स यूज करती हैं कि हम देख रहे हैं मामले को। इन्हें पता नहीं किस गधे ने कह दिया है कि तुम सुपर पावर हो, और ये उस पर यकीन करते हैं और इन्हें लगता है कि शायद वाकई हम कुछ बन गए, हम देख रहे हैं, हमने नजर रखी हुई है। और तुम्हारी औकात क्या है यार? मतलब मेरे मुंह से सख्त अल्फाज निकलते हैं, तुम पाकिस्तान के लिए गलत सोचते हो, हम कैसे आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं? बहरहाल जी, अगली एक चीज आपको बताता हूं जी। कंगना रनावत इनकी एक एक्ट्रेस है और बहुत ही करीबी हैं। ये जो मोदी साहब है ना, नरेंद्र मोदी जी, इनके बहुत ही करीब हैं और हर वक्त इनकी चापलूसी में लगी रहती हैं। मतलब मोदी ये कह देना कि आज मगरिब से सूरज है, तो ये कहेंगी मैंने देखा था, मोदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसी खातून है। तो जब ये जंतर मंतर पे एहतजाज हुआ जेनजी का, तो इन बीबी ने कह दिया कि ये तो गटर जनरेशन है, क्योंकि मोदी को खुश करना था। उधर से मोदी साहब फिर गए, मोदी साहब जो हैं वो मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए, ठीक है। तो इन्हें लगा ये तो गड़बड़ हो गई है, फिर फौरन इन्होंने अपना बयान बदला और इन्होंने कहा कि नहीं, गटर जनरेशन नहीं, ये तो हमारी सबसे बड़ी पावर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। आप गौ मूत्र को भी अपने लिए बहुत बड़ी पावर समझते हैं, तो गटर वाकई आपके लिए बहुत बड़ी पावर है। लेकिन जो वर्ड्स आपने जेनजीज के मुतालिक यूज किए थे, उन्होंने आपको माफ नहीं करना, आपकी धुलाई अभी होगी। वैसे पिछले 2 हफ्ते से हुआ यह है कि आप पूरे बीजेपी का नैरेटिव देख लें, वो कंप्लीटली स्विच कर गया है। आप बीजेपी की अगर फेसबुक के पेजेस पे जाएंगे या इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएंगे, तो वहां पे भी आपको मोदी साहब की एडिटेड वीडियोस मिल रही हैं, जो टिकटॉक स्टाइल में होती हैं, जिसके अंदर वो चल रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में गाने लगे हुए हैं। और काफी सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स भी उसमें किए हुए थे। उन्होंने एनएफ, एक सिंगर है, उनका गाना लगा दिया, जो गाना उसने मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बनाया हुआ है। अच्छा, वो गाना उन्होंने प्लेस कर दिया जिसमें कहा जा रहा है आई एम अ क्रिमिनल, और मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में वो डिस्कस मतलब मोदी के इश्यूज के ऊपर। मेरे ख्याल से उनकी पार्टी ने एक तरह से ये रिवील ही किया है कि उनके मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज चल रहे हैं, वही गाना उन्होंने प्लेस करके चला दिया। और पूरा उनकी पूरे बीजेपी के जो पोस्ट करते हैं, कंप्लीटली नैरेटिव शिफ्ट हो गया। अब वो कंप्लीटली सिर्फ जेन जी को एड्रेस कर रहे हैं, उसी तरह की वीडियोस बना रहे हैं। क्योंकि कल हमने बताया था, मोदी साहब ने गेट रेडी विद मी वाली जो वीडियो बनाई थी, आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी धूम मची हुई है। अच्छा। हर कोई उसे बता रहा है कि मोदी साहब जो है वो टिकटॉक ट्रेंड्स या इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पे आ गए हैं जेन जी को वू करने के लिए, यानी कि उन्हें मुतासिर करने के लिए। लेकिन जेन जी मेरे ख्याल से मुतासिर हो नहीं रही, क्योंकि आप नीचे अगर कमेंट्स में जाके देखेंगे तो काफी सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ कहा हुआ है इस पे। बता सकते हैं कि क्या कुछ कहा सर, ये बताने के काबिल नहीं है। काफी सारी ऐसी चीजें जो कि हम तो एटलीस्ट उस बारे में बात नहीं कर सकते। तो आप अगर जाके देखेंगे कमेंट्स, तो हो सकता है आपको ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले। अच्छा, ये मोदी जी जो है बेसिकली आपको अनकरीब इनका कोई डांस नजर आने लगा है, मुझे लग रहा है टिकटॉक पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज रह गई है, गाने बैकग्राउंड में लग गए हैं, उन्होंने गेट रेडी विद मी वाली वीडियो शुरू कर दी हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो डांस वाली वीडियोस ही रह गई हैं, या वो टिकटॉक ट्रेंड्स करने लग जाएंगे अब कि जोन सी एक वायरल वीडियो हुई भी है वो भी उसी का। मुझे लगता है अब जो गाना आएगा ना, वो होगा हमको हाफिज जी माफ करना, गलती मारे से होगी। मुझे लगता है अब ये हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं अभी, खासतौर पे इस डील के बाद जो जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद हालात उसी तरफ जा रहे हैं।